ऑडियो 14 युवा शक्ति साधक बने। देश का हर युवा शक्ति साधक बने, क्योंकि दुर्बलता ही दुख का पर्याय है। जो शक्ति साधना में संलग्न है, शक्ति संपन्न है, वे भला क्यों दुखी रहेंगे। अदम्य साहस, जबरदस्त जिजीविषा, प्रचंड पराक्रम, कभी भी हार ना मानने वाली संघर्ष क्षमता शक्ति के ही अलग अलग नाम हैं। जहाँ ये है वहाँ ना दुख टिक सकते हैं और ना दुर्भाग्य। दुखों का रोना तो शक्तिहीन रोते हैं। ग्रह दशाओं के फेर काल की चाल की बातें वे करते हैं जिनके अंतस का शक्ति स्रोत सूखा है, जिनकी अंतस चेतना में शक्ति के तूफानों का तीव्र वेग है, जिनका हृदय शक्ति की भक्ति से भरा है। वे तो एक ही घात में काल ही हर कुटिलता का करारा जवाब देते हैं। दुखों और दुर्भाग्य की जड़ को ही उखाड़ कर फेंक देते हैं। जो तत्ववेत्ता हैं, जीवन की अनुभूति से संपन्न हैं, उन सब का मानना है कि हम शक्ति से ही उपजे हैं। वही ही हमारी माँ है, उसी की कोख में हमारे अस्तित्व ने आकार लिया है। ज्ञानियों ने इसे गायत्री कहा है, देवों ने इसी की स्तुति में गीत गाते हुए मंत्रोच्चार किया है। विद्या समस्ता स्तव देवी भेदाः स्त्रियः समस्ताः सकला जगत्सु त्वयि कया पूरित मंबय तत् काते स्तुति स्तव्य परा परोक्ति। हे आदि देवी, संपूर्ण विद्याएं तुम्हारे ही भिन्न भिन्न स्वरूप हैं। जगत में जितनी भी स्त्रियां हैं वे सब तुम्हारी ही मूर्तियां हैं। जगदम्बा, एकमात्र तुमने ही इस विश्व को व्याप्त कर रखा है। तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है। तुम तो स्तवन करने योग्य पदार्थों से परे एवं परावाणी हो। 24 अक्षरों वाला गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् शक्ति साधना का परम गोपनीय सूत्र है। इस महामंत्र को जपते तो सभी हैं, पर इस गोपन रहस्य को कम ही लोग जानते हैं। गायत्री की शक्ति महातप में स्फुरित होती है। जो तप से विहीन है, संयम सदाचार से रहित हैं, उन्हें गायत्री साधना का कोई लाभ नहीं मिलता है। जो तपश्चर्या करते हुए गायत्री की साधना सरिता में निमग्न होते हैं, उनमें दुख और दुर्भाग्य को पराजित करने वाली समस्त शक्तियाँ प्रादुर्भूत होती हैं। ज्ञान और बोध देने वाली समस्त विद्याओं का उदय होता है। तप शारीरिक, मानसिक एवं आत्मिक संघर्ष का परम अवसर है। युवाओं को इसे अपने स्वाभाविक धर्म के रूप में अपनाना चाहिए। संघर्ष यदि सद्बुद्धि से युक्त हो, संघर्ष यदि सन्मार्ग पर चलते हुए किया जाए तो समझो कि गायत्री साधना ठीक ठीक हो पा रही है। यूँ तो गायत्री साधना का अवसर हर पल हर क्षण है, फिर भी अध्यात्मवेत्ताओं ने नवरात्र के 9 दिनों को इसके लिए विशेष सुयोग माना है। वासंतिक एवं शारदीय दोनों नवरात्रों के अपने अपने साधना रहस्य हैं। शारदीय नवरात्र को शक्ति का बोधन काल कहा गया है। यह परम अवसर हाथ से जाने ना पाए। शक्ति साधक यदि इसकी आध्यात्मिक गरिमा को पहचान सके तो जीवन में कुछ भी असंभव नहीं रहेगा। इस शारदीय नवरात्र की गायत्री शक्ति साधना में सभी संलग्न हों। इसकी साधना विधि का संपूर्ण विधान गायत्री महाविज्ञान के पृष्ठों में पढ़ें, विचारें और विश्वास करें। भाग्यलक्ष्मी उसी के पास आती है जो शक्ति साधक है, जिसके सिंह का हृदय है। शक्ति साधकों के लिए पीछे देखने का कोई काम नहीं है। आगे आगे बढ़े चलो। युवा स्वयं स्फुरित होते हुए अनुभव करें। अनंत शक्ति, असीम उत्साह, अनंत साहस, अनन्य धैर्य, तभी युगांतरकारी कार्य संपन्न होंगे। युवाओं की यह शक्ति साधना अबाध और अविराम रहे, इसके लिए वह अनिवार्य रूप से स्वाध्यायशील बने और सत्संग की गरिमा समझे। स्वाध्याय सत्संग दैनिक जीवन का अंग बने। राष्ट्र की युवा शक्ति स्वाध्यायशील बने और सत्संग की महिमा समझे। वर्तमान युवा पीढ़ी ने न जाने क्यों इस ओर से बिल्कुल ही मुंह मोड़ रखा है। यह दौर कुछ ऐसा है जिसमें युवाओं में स्वाध्याय और सत्संग की रुचि आश्चर्यजनक ढंग से घटी है। पढ़ने के नाम पर बहुत हुआ तो युवक युवतियां पाठ्य वस्तु पढ़ते हैं या फिर कुछ चटपटे कहानी किस्से। सत्संग तो जैसे रहा ही नहीं। इस वस्तु स्थिति के कारण हो सकते हैं, लेकिन इनमें प्रधान कारण जीवन निर्माण की प्रवृत्ति का अभाव है। हालांकि कुछ लोग इसके पीछे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और टीवी चैनलों की भरमार देखते हैं। आज के युवा को पुस्तकों के लिए फुर्सत कहाँ। वह अपने आप को पुस्तकों के पन्नों में उलझाने की बजाय टीवी के चैनलों और उसे चलाने वाले रिमोट की बटनों में उलझाना ज़्यादा पसंद करता है। जहाँ तक टीवी का सवाल है तो भारत देश में अभी उसकी बहुत प्रेरक भूमिका नहीं बन पाई है। देशी विदेशी चैनलों की
कितनी ही बार क्यों ना आई हो, पर उनके कार्यक्रम या तो हत्या, हिंसा, बलात्कार की खोजी खबरें परोसते हैं या फिर सास बहू के झगड़े अथवा युवा वासना व भावना के घुलनशील उफान को दिखाने में व्यस्त रहते हैं। हाँ, इनमें से कई चैनल खेल खिलाड़ी की बातें जरूर करते हैं। कुछ चैनल ज्ञान के नाम पर कक्षाओं की पाठ्यवस्तु पर आधारित कार्यक्रम और पशु पक्षियों, मरुभूमि, सागरों को दिखाते रहते हैं। इनमें से ऐसा कुछ नहीं होता है जो युवा व्यक्तित्व को संपूर्ण ढंग से गढ़ने वाला हो, उसकी जीवन दृष्टि का विकास करे, जिंदगी की ऊर्जा की दशा को संवारे और उसे सही दिशा सुझाएं। इसके लिए इस इलेक्ट्रॉनिक युग में भी प्रेरणादायी पुस्तकों की आवश्यकता है। ज़रूरत अभी भी युवाओं में स्वाध्याय की प्रकृति को परिमार्जित करने की है। अभी भी उन्हें सत्संग से जोड़े रखने की ज़रूरत है। स्वाध्याय और सत्संग से यदि युवा चेतना जुड़ी रहे तो स्वभावतः ही उसका परिष्कार परिमार्जन होता चला जाएगा। यह अनुभव उनमें से हर एक का है जिन्होंने स्वाध्याय और सत्संग का स्वाद चखा है। एक प्रसंग पिछले दिनों का है। श्री रामकृष्ण मठ मिशन के अध्यक्ष स्वामी रंगनाथानंद का देहावसान हुआ था। स्वामी रंगनाथानंद युगाचार्य स्वामी विवेकानंद की विवेक ज्योति का प्रकाश प्रसारित करने वालों में अग्रणी रहे हैं। स्वामी विवेकानंद के अनुगामी होने के साथ स्वामी रंगनाथन उच्च कोटि के विद्वान, महातपस्वी, उच्च कोटि के लेखक व वक्ता थे। उनके सत्संग ने अपने युग में युवाओं को बहुत कुछ दिया। इनकी श्रद्धांजलि सभा में अपने देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और नेता प्रतिपक्ष लाल कृष्ण आडवाणी दोनों ही पहुंचे थे। इन दोनों ने अपने युवा जीवन का स्मरण करते हुए कहा, यूँ तो हम सत्ता पक्ष एवं प्रतिपक्ष से हैं। कई बातों और मुद्दों में हमारा आपसी विरोध है, किंतु एक बात में पूरी तरह से एक हैं और वह बात जुड़ी है स्वामी रंगनाथानंद के सत्संग से। हम दोनों ही जब कराची में थे तब स्वामी जी के सत्संग के लिए श्री रामकृष्ण आश्रम जाया करते थे। स्वामी रंगनाथानंद का सत्संग, उनके मार्गदर्शन में किया गया स्वाध्याय हमारे जीवन को अविस्मरणीय संपत्ति है। आज यदि हमारे जीवन में कुछ भी ठीक है तो वह इसी सत्संग का सुफल है। स्वाध्याय प्रेरित करता है, सत्संग इन प्रेरणाओं को प्रगाढ़ बनाता है। श्रीमद् भगवद गीता एवं ऑन टू द लास्ट पुस्तकों से प्रेरित होने वाले राष्ट्रपिता गांधी का कहना था कि स्वाध्याय हमारे व्यक्तित्व में ऐसे वातायन की तरह से हैं जहां से उच्च स्तरीय प्रेरणाओं की ताजी हवा आती है, जो विचारों और भावनाओं में ताजगी का संचार करता है। बंगाल क्रांति के नवयुवक श्रीमद् भगवद गीता के स्वाध्याय से प्रेरणा पाते हैं। अंग्रेज पुलिस कप्तान ने जब इन युवकों को पकड़ा तो इनके कमरे से दक्षिणेश्वर की मिट्टी और श्रीमद् भगवद गीता की पुस्तक बरामद हुई। ये युवक दक्षिणेश्वर की साधना रज से श्री रामकृष्ण परमहंस के सत्संग की भावनात्मक अनुभूति पाते थे। श्रीमद् भगवद गीता उन्हें क्लैवयम मा इस्म गमः निर्वीर्यता त्यागने को प्रेरित करती है। यह अद्भुत सत्संग और स्वाध्याय उनमें ऐसी अद्भुत शक्ति का संचार करता था कि संपूर्ण अंग्रेज प्रशासन दहल गया था। श्री अरविंद ने अपने क्रांति जीवन के इस प्रसंग को याद करते हुए कहा था कि अंग्रेजों ने दक्षिणेश्वर की मिट्टी को बम बनाने का मसाला समझा था और श्रीमद् भगवद गीता को रसायन विज्ञान की ऐसी पुस्तक माना था जिसमें बम बनाने की कई कारगर विधियां हैं। इसी के चलते उन्होंने इस मिट्टी का भारत और लंदन सहित कई प्रयोगशालाओं में परीक्षण करवाया था। भगवद गीता के बारे में भी इन्होंने कई विद्वानों को देते हुए निर्देश दिया था कि वे इसमें से बम बनाने के छुपे सूत्र को उजागर करें। श्री अरविंद का कहना था कि हम और हमारे सभी क्रांतिकारी युवा साथी अंग्रेजों की इस मूर्खता पर हंसते हुए कहते थे कि इन्हें क्या पता कि स्वाध्याय और सत्संग से हम अपने व्यक्तित्व को ही महाशक्तिशाली बम में बदल रहे हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य के सुविख्यात कथा शिल्पी निर्मल कुमार वर्मा स्वाध्याय के महत्व से अभिभूत थे। वे कहते थे, कुछ भी पढ़ लेने या पढ़ते रहने को स्वाध्याय नहीं कहा जा सकता, यह तो अंतश्चेतना में प्रकाश अवतरण का जरिया है। उन्होंने साहित्य का आत्म सत्य में लिखा है, यह भी दैवी सहयोग जान पड़ता है कि अचानक जीवन के किसी मोड़ पर कोई ऐसी पुस्तक हाथ लग जाती है जिसे हमने जानबूझकर नहीं चुना, किंतु जिसे जैसे स्वयं मालूम हो कि हमारा आत्मा की तृष्णा की आग में उसके लिए झुलस रही है और वो खुद चलकर हमारे हाथ आ जाती है
और हमें लगता है कि अभी तक इसी की प्रतीक्षा कर रहे थे। स्वाध्याय को दैवी वरदान मानने वाले निर्मल कुमार वर्मा के जीवन में ऐसी एक पुस्तक ज्या क्रिस्तोफ आई जिसे रोम्या रोला ने लिखा था। उसका एक वाक्य, हर व्यक्ति अकेला ही सत्य की मशाल लेकर अंधेरे में चलता है, जीवन के अंत तक उनके भीतर मोमबत्ती की तरह प्रज्वलित होता रहा। योग ऋषि हमारे गुरुदेव ने भी स्वयं के जीवन को स्वाध्याय के सांचे में ढाला है। उन्हें लौकिक और दैवी सत्संग के भी अनेकों सुअवसर प्राप्त हुए हैं। उच्च कोटि के ग्रंथों के अध्ययन मनन के साथ उन्होंने महामना मालवीय, राष्ट्रपिता गांधी, श्री अरविंद, रविंद्रनाथ टैगोर जैसी महान विभूतियों के साथ हिमालय की दुर्लभतम ऋषि सत्ताओं का सत्संग किया था। इस स्वाध्याय और सत्संग ने उनके जीवन में ऐसे अद्भुत परिवर्तन किए कि वह स्वयं संपूर्ण जीवन युवा पीढ़ी को इसके लिए प्रेरित करते रहे। यही नहीं, उन्होंने युवाओं के लिए विपुल साहित्य का सृजन किया। उनके द्वारा रचित साहित्य लाखों पृष्ठों एवं हजारों पुस्तकों में है। इन पंक्तियों में यदि हम आज की युवा पीढ़ी को उनकी किसी एक पुस्तक के स्वाध्याय का सुझाव दे तो वह पुस्तक हमारी वसीयत और विरासत है। युवाओं से आग्रह, अनुरोध एवं अनुनय है कि इस पुस्तक को अवश्य पढ़ें। जिन्होंने इसे पढ़ रखा है वे भी नियम बनाएं कि इसे वर्ष में एक बार अवश्य पढ़ेंगे। यह पुस्तक न केवल स्वाध्याय बल्कि सत्संग से मिलने वाले सभी लाभ प्रदान करेगी। युवा नारी भी इसका स्वाध्याय समन चिंतन करें। इसमें उन्हें संस्कृति संरक्षण के अनेकानेक सूत्र मिलेंगे जो उनकी दिशा और दशा को सुनिश्चितता प्रदान करेंगे। संस्कृति संवेदना को युवतियां जनव्यापी बनाएं। युवा नारी यदि संस्कृति संरक्षण करे तो सांस्कृतिक परिदृश्य में सुखद परिवर्तन निश्चित है। वैसे भी संस्कृति का नारी के साथ प्रगाढ़ रिश्ता है। युवतियों के साथ ये प्रगाढ़ता और भी सघन हो जाती है। युवा नारी के संस्कार, शील व लज्जा के किसी भी देश के सांस्कृतिक पवित्रता बढ़ती है, लेकिन यदि इसके विपरीत होने लगे, युवा नारी का शील उघड़ने लगे, लज्जा वसन छूटने और लूटने लगे तो सांस्कृतिक प्रदूषण बढ़ता है। आज का सांस्कृतिक सच यही है। इसके कारण कई तरह की पड़ताल होती रहती है। इस संबंध में अनेकों सभा संगोष्ठियां होती हैं। पत्र पत्रिकाएं भी काफ़ी कुछ प्रकाशित करते हैं। इन प्रयासों में सामाजिक आर्थिक कई पहलू उजागर होते हैं, लेकिन मूल जो चिंतनीय है उस पर कम ही लोग चिंतन कर पाते हैं। इस चिंतन का निष्कर्ष यही है कि युवा नारी को स्वयं ही इस स्थिति को संवारने के लिए आगे आना होगा। उसे खुद ही आगे बढ़कर ये घोषणा करनी होगी कि उसका शील और संस्कार बिकाऊ नहीं है, फिर विज्ञापनदाता इसकी कितनी ऊंची बोली क्यों न लगाए। इसी तरह उसे अपने में ऐसे साहस का संचार करना होगा जिससे कोई दुष्ट दुराचारी उसकी लज्जा लूटने की हिम्मत न जुटा सके। उत्तरांचल मूल की युवती प्रतिभा नैथानी इस महत् कार्य के लिए स्वयं से प्रेरित होकर संकल्पित हुई है। प्रतिभा का मूल निवास जरूर उत्तरांचल है, पर उनका कार्यक्षेत्र समूचा भारत देश है। मुंबई में सेंट जेवियर्स कॉलेज में राजनीति विज्ञान की प्राध्यापिका प्रतिभा नैथानी द्वारा टीवी चैनलों में परोसी जा रही अश्लीलता पर रोक लगाने के लिए जनहित याचिका दायर करने के बाद उनके सांस्कृतिक कार्यों को लोगों ने पहचाना है। उत्तरांचल की प्रतिभाशाली युवती प्रतिभा नैथानी का सांस्कृतिक परिचय व्यापक है। इन दिनों वह नंदा देवी जैव उद्यान में जनजाति लोगों के पारंपरिक हक विषय पर शोध कर रही हैं। उन्होंने हिंदुस्तानी संगीत में संगीत विशारद की शिक्षा पाई। प्रतिभा राजस्थानी लोकगीत गायन में भी सिद्धहस्त कलाकार हैं तथा घूंगर घूमर डांस अकादमी की मुख्य गायिका भी हैं। यह अकादमी लुप्त हो रही राजवरी घूमर नृत्य के पुनरुत्थान में जुटी है। अकादमी के सदस्य के तौर पर प्रतिभा ने अमेरिका, मॉरिशस, मोरक्को, वेनेजुएला, नाइजीरिया, त्रिनिडाद टोबैको में अपनी सांस्कृतिक प्रतिभा का प्रकाश बिखेरा है। टीवी चैनलों पर परोसी जा रही अश्लीलता के विरुद्ध प्रतिभा ने जबरदस्त संघर्ष करने की ठानी है। इस संबंध में मुंबई हाई कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल करने वाली प्रतिभा का कहना है, देश में अश्लीलता को रोकने वाले कई कानूनों के होते हुए भी यह सब क्यों और कैसे हो रहा है नहीं मालूम, पर इतना सच तो हर कोई जानता है कि टीवी चैनलों पर धड़ल्ले से अश्लीलता परोसी जा रही है। अश्लीलता का यह प्रदर्शन बच्चों के लिए कितना घातक हो सकता है, यह ब्रिटेन और अमेरिका में हुए सर्वे से साबित हो चुका है। इस सर्वे के अनुसार सांस्कृतिक प्रदूषण फैलाने वाले इन कार्यक्रमों से बच्चों के दिलो दिमाग पर बुरा असर पड़ता है। दुनिया भर के जनसंचार माध्यम आज जहां ऐसे कार्यक्रमों को रोकने के लिए
प्रयत्नशील हैं, वहीं हम भारतवासी हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें, यह किसी भी तरह उचित नहीं है। अपनी संस्कृति संरक्षण में जुटी प्रतिभा का कहना है कि शुरुआत में इस मुहिम में मैं अकेली थी, लेकिन आज इस अध्ययन में मुझे 25 संगठनों का सहयोग मिल रहा है। ये सभी संगठन और इनमें कार्यरत युवतियां अश्लीलता के खिलाफ लड़ाई में मेरे साथ खड़े हैं। प्रतिभा देहरादून के स्वयंसेवी संगठन जनाधार से भी जुड़ी हैं। इसके अलावा नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व में भोटिया जनजाति के हक दिलाने के लिए भी संघर्षरत हैं। प्रतिभा मुंबई स्थित संस्था डेवलपमेंट की निदेशक है तथा गरीब बच्चों को सस्ती प्लास्टिक सर्जरी मुहैया कराने वाले स्वयंसेवी संगठन से जुड़ी हैं। संस्थाएं या संगठन कोई भी क्यों न हो, पर प्रतिभा का मकसद अपनी संस्कृति संवेदना को जनव्यापी बनाना और देश की सांस्कृतिक धरोहर को बचाए रखने के लिए प्रयास करना है। शहर में संस्कृति संरक्षण का काम कर रही प्रतिभा की तरह ग्रामीण युवतियों ने भी इसके लिए साहस भरे कदम बढ़ाए हैं। इन महिलाओं ने अपने कार्य के लिए अखबार को माध्यम बनाया है। ग्रामीण युवतियों व महिलाओं द्वारा चलाए जा रहे इन न्यूज़लेटर्स का मुख्य उद्देश्य नवसाक्षरों को पढ़ने में रुचि बनाए रखना, जागरूकता लाना, देश व क्षेत्र की संस्कृति का संरक्षण व प्रसार करना और महिलाओं की आवाज को सामने लाना है। बात 1992 की है। इसकी पृष्ठभूमि महिला समाख्या ने तैयार की और गांव की महिलाओं को इस कार्य की जिम्मेदारी सौंपी। शुरुआत में ग्रामीण महिलाएं काफी संकोच व हिचकिचाती थी कि इस काम को कैसे कर पाएंगी, लेकिन सबसे पहले चित्रकूट की महिलाओं ने हिम्मत जुटाई और अपना अखबार महिला डाकिया निकाला। थोड़ी डगमग स्थिति के बाद इसकी लोकप्रियता इतनी बढ़ी कि इसे पत्रकारिता का चमेली देवी पुरस्कार मिला। इसके बाद 12 जनपदों की महिलाओं ने न्यूज़ लेटर्स निकाले। चित्रकूट से महिला डाकिया, वाराणसी से पुरवई, सीतापुर से डेहरिया, प्रतापपुर से मिलनसार, औरैया से मित्रा, जौनपुर से गुनागर, इलाहाबाद से गुइया, गोरखपुर से सखी सगुन, सहारनपुर से हिंडोला, मऊ से अंजोरिया, मुजफ्फरपुर से साथन और मथुरा से माइली नाम से ये न्यूज़लेटर गाँवों में पढ़ने की प्रवृत्ति बढ़ा रहे हैं। महिला समाख्या से जुड़ी गांव की युवतियों के द्वारा निकाले जाने वाले इन अखबारों की खास बात है कि इनकी सामग्री से लेकर साज सज्जा तक के प्रत्येक चरण में नारी ही भागीदार बनती है। कई स्थानों में तो इनका वितरण भी महिलाओं के हाथों में है। इसमें छपने वाली विषय वस्तु पर ध्यान दें। पंचायत चुनावों में महिलाओं की भागीदारी, न्यूनतम मजदूरी, सरकारी स्कूलों में फीस, दहेज उन्मूलन, भूजल की समस्या, नशाखोरी के नुकसान, लड़के लड़कियों में भेदभाव, लिंग परीक्षण आदि के साथ देश और क्षेत्र की संस्कृति के संरक्षण से जुड़े मुद्दे इनमें प्रकाशित होते हैं। इनके आलेखों टिप्पणियों की भाषा इतनी सरल व क्षेत्रीय होती है कि इसे समझना और आत्मसात करना बहुत आसान होता है। गुनागार टीम की सदस्याएं मंजू, सुमन, वृजभा और सुषमा को गांव में लोग गुनागर दीदी कहकर पुकारते हैं। इनका कहना है कि हम लोग विषय का चयन करते समय सांस्कृतिक, सामाजिक एवं सामयिक पहलुओं पर गौर करते हैं। गुनागर टीम से जुड़ी नारियों ने अभी हाल में दहेज विरोधी भारी संघर्ष किया था। इससे उन्हें व्यापक प्रशंसा भी मिली। पुरवई, जिसका प्रकाशन बनारस से होता है, इसने महिला किसानों के लिए काफ़ी काम किया। इससे प्रेरणा लेने वाली निर्मला का कहना है कि पुरवई हमहन का आँख खोले का काम कैले हा, ऐसे ज्ञान बढ़े के संगे हमार बात रखे का मौका मिलेल, नहीं त हमर के सुनी। अपने इस काम से जुड़ी इन युवा नारियों में अपूर्व संतोष अब उभरा है। आत्मविश्वास से भरी इनमें से कई युवतियों ने अपने जीवन को संस्कृति को संकल्पित व समर्पित किया है। युवा नारियां गांव की हो या शहर की, सांस्कृतिक दायित्व सभी के समान हैं। यदि ये और देश के अन्य युवा विचार क्रांति अभियान में अपनी भागीदारी निभाएं तो नवयुग के नवोदय का एहसास सभी को हो सकता है।